Good morning, students, and welcome to you English online class from Young Demand Senior Secondary School। तो बच्चों, आज हम आपकी इस वीडियो में आपके जो थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे। सो ओपन योर बुक एंड सी योर पेज नंबर 45। तो हम पहले जो आपके जो सीसी फर्स्ट है उसके क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखना, लुक एट पिक्चर फर्स्ट एंड रिकॉल द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द ओरिजिनल सॉन्ग इन हिंदी। हु इज द सिंगर, हु एल्स डू यू सी इन दिस पिक्चर। तो आपको जो फर्स्ट पिक्चर दी हुई है उसमें आपको ओपनिंग लाइन्स में कौन सा सॉन्ग नज़र आ रहा है, यानी कि कौन सा सॉन्ग आपको उसमें दिखाया जा रहा है हिंदी में, और वो कौन से सिंगर गा रही हैं उसे, और जो आपको इस पिक में कौन कौन नज़र आ रहा है तो वो आपको सब इसमें बताना है। आंसर नंबर फर्स्ट, द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द हिंदी सॉन्ग आर ए मेरे वतन के लोगों। इट वॉज संग बाय लता मंगेशकर, वी.सी. पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री एंड मिसेस इंदिरा गांधी इन दिस पिक्चर। तो हमें जो शुरू की ओपनिंग लाइंस हैं उनमें हिंदी सॉन्ग कौन सा नज़र आ रहा है, ए मेरे वतन के लोगों, जो लता मंगेशकर ने दिल्ली के फंक्शन में गाया था। और हमें पिक में जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी नज़र आ रहे हैं। So next second question, in picture second, what you understand by the company's superior weapon। तो सेकंड पिक्चर में आपको क्या समझ आ रहा है कि मतलब जो कंपनीज के सुपीरियर वेपन्स के बारे में वो बताना है। आंसर नंबर सेकंड, द ईस्ट इंडिया कंपनी conquered India by using their superior weapons, the guns and diplomacy। तो स्टूडेंट्स, जो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि जो भारत की जो पूर्वी भारतीय के जो लोग हैं, जो कंपनी है मतलब जो ब्रिटिश कंपनी वहाँ पर जो आई थी, तो वो क्या करते हैं इंडिया के साथ मतलब सुपीरियर वेपन्स और गन्स और अपनी जो डिप्लोमेसी, या डिप्लोमेसी का मीन होता है जिसे अपन कह सकते हैं कि बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी वार के, युद्ध के आपस में समझौता रखना और व्यवहार रखना, उसे डिप्लोमेसी कहा जाता है। तो ये लोग उस तरीके से उनके साथ व्यवहार रख रहे थे जिससे उन्हें उनके ऊपर कोई शक ना हो और कोई मतलब वो लोग उन्हें अच्छा मानने ऐसा कुछ उन्होंने सोच करके उनके साथ ऐसा अच्छा व्यवहार किया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु इज़ एन आर्टिसन, वाई डू यू थिंक द आर्टिसन सफर्ड पिक्चर 3। तो आर्टिसन कौन थे, यानी कि जो कलाकार थे वो कौन थे, और आपको क्या लगता है, मतलब आप क्या सोचते हैं कि जो कलाकार थे वो क्या किस चीज़ से चिंतित थे और किस चीज़ से सफ़र कर रहे थे। पिक्चर 3 में आपको देख करके बताना है। एन आर्टिसन इज़ ए क्राफ्ट्समैन skilled in some trade. They suffered because the goods that they produced lost demand in the Indian market। तो जो आर्टिसन थे वो क्या थे, क्राफ्ट्समैन यानी कि जो कलाकार थे, वही मतलब अपने जो ट्रेड मिल चल रहे थे, अपने जो कारोबार था अपना, उसमें क्या इसलिए सफ़र कर रहे थे क्योंकि वो लोग जो चीज़ें बनाते थे, जो सामान बनाते थे, उन्हें हमारे देश से दूसरे देश में जब बेचने के लिए भेजा जाया जाता था तो उसमें क्या होता था, बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया जाता था जिससे लोग उसे खरीद नहीं पाते थे और वो महंगा हो जाता था। इससे ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि ब्रिटिश कंपनी वाले सिर्फ अपना ही प्रॉफिट देखे जा रहे थे, और जो ब्रिटिश सामान जो आता था उस पर कोई टैक्स नहीं होता था, वो डायरेक्टली सेल होता था तो वो सस्ता बिकता था। और हमारे इंडियन कंपनी, हमारे इंडिया इंडस्ट्रियल पे क्या लगा दिया था, टैक्स ज़्यादा लगा दिया था जिससे लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी। Which pictures according to you reveals the first sparks of the fire of revolt। तो कौन सी पिक्चर के अकॉर्डिंग आपको ऐसा लगता है कि जो फर्स्ट स्पार्क है वो कब आया था और कब मतलब वो युद्ध शुरू हुआ था। तो आंसर नंबर 4 है, पिक्चर 7 रिवेल्स द फर्स्ट स्पार्क ऑफ द फायर ऑफ रिवोल्ट। तो जो 7वें नंबर के पिक है वो हमें बताती है कि जो फर्स्ट स्पार्क था वो कब आया था और कब युद्ध हुआ था। अब स्टूडेंट्स, हम आपके जो वर्किंग विद टेक्स्ट जो क्वेश्चन आंसर्स हैं
उन्हें कंप्लीट करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक द इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड इन देयर अप्रोच टू द इवेंट्स ऑफ 1757? तो आपको क्या लगता है कि जो इंडियन प्रिंसेस थे वो क्या थे, शॉर्ट साइटेड थे, और वो अपने इवेंट मतलब 1757 में जो इवेंट था उसमें मतलब वो अपने बहुत ज़्यादा उनकी सोच क्या है, बहुत ज़्यादा डाउन है, आगे तक नहीं कर पाते हैं। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? आंसर नंबर फर्स्ट, यस द इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड इन देयर अप्रोच। जो हाँ, ये सही है कि जो इंडियन प्रिंसेस होते हैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट साइटेड होते हैं, वो अपने से आगे किसी का सोच नहीं पाते हैं, सिर्फ अपने अपने में लड़े जाते हैं। तो वो था, एंड दे फाउट अगेंस्ट ईच अदर विद द हेल्प ऑफ द ब्रिटिश। और वो अपने आप से ही आपस में ही लड़ते रहते हैं ब्रिटिश के हेल्प के लिए। दस द ब्रिटिश बिकम द वर्चुअल रूलर्स। और इसी तरीके से क्या हो रहा है, ब्रिटिश धीरे धीरे शासक बनते जा रहे हैं। हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यू द इंडियन प्रिंसेस? तो जो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपने कब्जे में जो ये इंडियन प्रिंसेस है उन्हें कैसे कंट्रोल करती थी? तो आंसर नंबर सेकंड देखना, द ईस्ट इंडिया कंपनी स्प्रेड देयर विंग्स इन इंडिया टू प्रमोट देयर ट्रेड। ईस्ट इंडिया कंपनी वाले क्या होते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को फैलाते जा रहे थे, अपनी जो अच्छाइयाँ थी धीरे धीरे उनको बताते जा रहे थे, और मतलब लोगों के जो ट्रेड थे उन्हें भी अपने कब्जे में लेते जा रहे थे। दे सपोर्टेड वन इंडियन प्रिंस। वो सिर्फ एक इंडियन प्रिंस को सपोर्ट करते हैं, और जो एक को सपोर्ट करते हैं तो एक जब दूसरे से लड़ता है तो वो तो ख़त्म हो जाता है, और साथ में फिर जो ये फर्स्ट वाला जो लड़ता है वो भी धीरे धीरे लड़ते लड़ते ख़त्म होने की स्थिति में आ जाता है। तो उस पर फिर क्या करते हैं, जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जो होते हैं ये क्या कर लेते हैं, उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं, उसकी पावर ख़त्म हो जाती है उसके पास। क्योंकि इसलिए जैसे कि दो लोग हैं ए और बी, तो जो ये ब्रिटिशियर्स थे वो क्या करते थे, ए वाले का साथ देते थे, तो ए वाला बी वाले से फाइट करता है, और जब बी वाला फाइट करते ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद ए वाला भी फाइट करते करते डाउन हो जाता है, तो फिर ये उस ए वाले को अपने आक्रोश में ले लेता है, मतलब अपने कब्जे में कर लेता है। Quote the words used by Ram Mohan Roy to say that every religion teaches the same principles. राम मोहन राय का कौन सा क्योट आपको ये बताता है कि जो एवरी रिलीजन यानी प्रत्येक धर्म के लोग एक ही बात, एक ही सिद्धांत सिखाते हैं? The words of Ram Mohan Rai spoken to his wife were, cows are of different colors, but the color of their milk is the same. तो जो राम मोहन राय वो अपनी वाइफ से कहते हैं कि जो गाय होती है ना उनका तो कलर बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो सकता है, भिन्न भिन्न कलर की हो सकती है, बट देयर मिल्क इज़ द सेम, लेकिन उनके जो मिल्क का कलर होता है वो सेम होता है, वो कभी चेंज नहीं होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम। इसी तरीके से डिफरेंट यानी कि भिन्न भिन्न टीचर्स, भिन्न भिन्न अध्यापक अलग अलग ओपिनियन दे सकते हैं, लेकिन उनका जो एसेंस होता है, उनका जो सिद्धांत होता है, उनकी जो बातें होती है वो सिर्फ एक जैसी होती है। इसी तरीके से सैम धर्मों में भी ऐसा ही होता है। इन वॉट वेज डिड द ब्रिटिश ऑफिसर्स एक्सप्लॉइट इंडियंस? ब्रिटिश ऑफिसर्स ने इंडियंस को कैसे एक्सप्लॉइट किया था, किन किन तरीकों से? The British rules passed a resolution under which an Indian could be sent to jail without trial in a court. तो जो फर्स्ट तरीका था वो तो ये था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करते थे, बिना किसी दंड के, मतलब बिना किसी उस बात के उनको क्या करते थे, जेल में डाल देते थे, और उन्हें कोर्ट में भी नहीं ले जाया जाता था, मतलब बिना किसी सुनवाई के। अगर कोर्ट ले जाया जाता है तो वहाँ पे उनकी सुनवाई होती है, उन्हें क्या कांड किया है, क्या नहीं किया, उसके बारे में उन्हें सफाई देने का भी मौका मिलता है, लेकिन उन्हें बिना किसी उसके भी जेल में डाल दिया जाता है। ये फर्स्ट तरीका है ब्रिटिशर्स का। एंड सेकंड, द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड MANUFACTURED in England were exempted from custom duty
द ऑफिसर्स प्रॉस्पेred ऑन द कंपनीज लूट एंड देयर प्राइवेट बिजनेस फ्लोरिस्ड। तो जो और क्या करते थे वो, मतलब जैसा मैंने आपको समझाया था पहले भी, वो क्या करते थे, जो जो इधर की कंपनी का, इंडिया की कंपनी का जो सामान होता था उसे बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिए जाते थे, जिससे वो सामान बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता था और उसकी बिक्री कम होती थी। और जो ब्रिटिशर्स का जो सामान होता था हमारे इंडिया में जो आता था, उस पर वो कोई टैक्स नहीं लगाते थे, कोई टैक्स नहीं होता था उसका। और इसी तरीके से फिर वो सामान क्या होता था, बहुत ज़्यादा बिकता था, सस्ता बिकता था, तो बहुत ज़्यादा चलता था, मतलब जाता था, और उसका मुनाफा ब्रिटिशर्स को मिलता था, जिससे इनकी कंपनी को क्या हुआ, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ और ये बहुत ज़्यादा फलने फूलने लगे। इनका जो बिजनेस था वो, और उनके जो ऑफिसर्स थे उनको भी बहुत अच्छी सैलरी दी जाती थी, ये सब था। अब स्टूडेंट्स, जो फिफ्थ क्वेश्चन है इसमें आपको इन लोगों के नाम बताना है। तो फर्स्ट में देखो, द रूलर हु फाउट पिच्ड बैटल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड डाइड फाइटिंग। तो वो इंसान कौन थे जो मतलब ब्रिटिश लोगों से जो लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी थी और उनके अगेंस्ट हमेशा फाइट करते थे। तो बच्चों, फर्स्ट है टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर। जो टीपू सुल्तान थे वो ही थे जो फाइट करते करते अपनी जान दे दी थी और हमेशा ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट करते थे। द पर्सन हु वांटेड टू रिफॉर्म द सोसाइटी। और वो कौन सा पर्सन था जो मतलब सोसाइटी को सुधारना चाहता था और उसे सही करना चाहता था। तो सेकंड देखना, राजा राम मोहन राय ऑफ बंगाल। तो राजा राम मोहन राय थे जो हमारी सोसाइटी को सुधारना चाहते थे, वो कहाँ के थे, बंगाल के। द पर्सन हु रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। वह कौन सा व्यक्ति थे जो मतलब इंग्लिश एजुकेशन को रिकमेंड करते थे इंडिया में। लॉर्ड मर्कुले। तो ये क्या करते थे, हमारे जो इंग्लिश टीचिंग का था उसको इन्होंने बढ़ावा दिया था। टू पॉपुलर लीडर्स हु लेड द रिवॉल्ट। तो ऐसे कौन से प्रसिद्ध लीडर्स थे दो जिन्होंने युद्ध किया था। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट तो है नाना साहेब पेशवा और कुंवर सिंह और एक बेगम हजरत महल। इन तीनों ने युद्ध किया था, ब्रिटिशर्स थे। इन 6 क्वेश्चन देखना, आपको इनको मेंशन करना है। 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सोशल प्रैक्टिसेस प्रिवेलिंग देन। तो आपको सोशल प्रैक्टिस के लिए जो 2 एग्जाम्पल देने हैं जो उन्हें प्रिवेलिंग करती है। देखो, जैसे कि फर्स्ट है अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत, चाइल्ड मैरिज यानी बाल विवाह। एंड सेकेंड, 2 ऑपरेसिव पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश। तो जो ब्रिटिश की पॉलिसीज हैं 2, उनके बारे में बताना है आपको। द ब्रिटिश मास्टर अलाउड इम्पोर्ट्स इन इंडिया टैक्स फ्री, देयर इन इंडिया कॉटेज इंडस्ट्रीज। तो इन्होंने क्या किया था ना, जो इंडिया में आने वाला अपना जो ब्रिटिशर्स का सामान था वो तो टैक्स फ्री कर दिया था, और इंडिया के जो इंडस्ट्रीज थे उन्हें क्या कर लिया था, उन्हें अपने कब्जे में कर लिया था और उनको मतलब बंदी जैसा कर दिया था, बिल्कुल ख़त्म होने की उस पे आ गए थे वो। 2 ways in which common people suffered। आपको 2 तरीके बताना है जिसमें मतलब कॉमन पीपल क्या कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। द फार्मर्स वर टैक्स्ड हैवीली एंड द थम्स ऑफ स्किल्ड वर्कर्स वर कट। तो जो फार्मर्स थे उन्हें क्या, बेचारों को बहुत ज़्यादा टैक्स भरना पड़ता था, बहुत ज़्यादा हैवी टैक्स उन्हें चुकाना पड़ता था, और जो वर्कर काम नहीं करते थे तो उनके क्या कर दिए जाते थे, उनके अंगूठे कट कर दिए जाते थे। 4th देखना, 4 reasons for the discontent that led to the 1857 war of independence। तो चौथा कारण क्या था जो डिसकंटेंट करता था 1857 के युद्ध के बाद, स्वतंत्रता की जो लड़ाई थी 1857 की, उसके बाद। फर्स्ट तो था संतल्स हु लॉस्ट देयर लैंड बिकम डेस्परेट एंड दे रिवोल्टेड। तो संतल्स थे जो वो भी अपना सब कुछ खो चुके थे, अपनी भूमियाँ भी खो चुके थे, और क्या हो रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे और उन्हें युद्ध भी करना पड़ रहा था। एंड नाउ सेकेंड, द एपोइज इन द इंग्लिश
army were paid much less than the white soldiers, so they were discontent and angry. और जो एपोइस थे उन्हें इंग्लिश आर्मी के अकॉर्डिंग बहुत कम सैलरी दी जा रही थी, सोल्जर्स को वाइट सोल्जर्स के अकॉर्डिंग उन्हें कम दी जा रही थी, और उन्हें बहुत ज़्यादा पैसा भी काटा जा रहा था उनका। तो वो भी बहुत ज़्यादा क्या हो रहे थे, गुस्सा हो रहे थे, और बहुत ज़्यादा मतलब जो वाइट मैंस थे उनके ऊपर आप अपना जो गुस्सा है उसे जाहिर करना चाहते थे, उन्हें वो भी उनसे फाइट करना चाहते थे और अपना हक लेना चाहते थे। स्टूडेंट्स, हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है, इसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। इसके बाद आपके जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिविटी दी हुई है वो हम जब ग्रामर का टॉपिक रीड करेंगे तब उन्हें सॉल्व करवाएंगे। थैंक यू।